कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल मैंने छोड़ा था पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पर। अब पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट था क्या, उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। अरब इजराइल ने के बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ। उसका मेन कारण भी यह था कि इजराइल लोगों को उकसाने वाली बातें करना अरब कंट्री ने छोड़ दिया था। स्थिति यह हो गई थी कि जब ऊटपटांग बात करना कोई छोड़ देता है तो सामने वाला भी कम चेखता है और इजराइल भी उनकी तरफ से नहीं चढ़ा। लेकिन इस मुहिम को जारी रखा था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके नेता थे यासर अराफात, यानी पीएलओ। इसके नेता यासर अराफात थे। यासर अराफात की जो पीएलओ थी, ये दो क्षेत्रों में काम करती थी। एक पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इसका जमावड़ा था, यानी पॉलिटिकल संगठन भी था। दूसरा पीएलओ जो था वो एक टेरर टैक्टिक्स यानी आतंक फैलाने वाला भी संगठन था। पीएलओ का जन्म जो है 1964 में होता है और पीएलओ 1960 और 70 के दशक में विश्व की पहली एक ऐसी संस्था बनी जो एयरक्राफ्ट को हाईजैक करने में अव्वल स्थान पर थी। पीएलओ के ने अपनी छाप बना ली थी। एयरक्राफ्ट को, हवाई जहाज को हाईजैक करने में मामला चलते रही, आपस में ये लोग भिड़ते भी रहे और उसके बाद में 1993 में एक ओस्लो एकॉर्ड्स नाम से एक समझौता इनके बीच में होता है। इस समय यूएसए के राष्ट्रपति बिल गेट्स थे और यासर अराफात पीएलओ की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। इन लोगों के बीच में इसलिए इसे ओस्लो एकॉर्ड्स कहा गया, क्योंकि इन दोनों के नेताओं के बीच में जो अधीनस्थ नेता थे उनके बीच में, यानी इजराइल के अधीनस्थ नेता और पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन के अधीनस्थ नेता यानी पीएलओ के नेता ओस्लो में बैठकर गुप्त बैठकें कर रहे थे। बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के यूएसए में इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। उसी समझौते को ओस्लो एकॉर्ड्स
1992 कहा गया। पीएलओ ने इजराइल को, इस समझौते के जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि पीएलओ ने इजराइल को, यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को एक राज्य का दर्जा दे दिया। इस तरीके से एक राज्य का दर्जा देने का सबसे पहले कार्य पीएलओ ने किया था। और इसके एवज में अमेरिका, इजराइल के प्रधानमंत्री ने उनको, पीएलओ को एक राजनीतिक दल के रूप में स्वीकारोक्ति दे दी। इसी समझौते के तहत पैलेस्टाइन अथॉरिटी का गठन हुआ। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में पैलेस्टाइन के क्षेत्र हैं, यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट चलने का काम होगा। और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में पैलेस्टाइन अथॉरिटी की सरकार बनेगी, क्योंकि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पूरी तरीके से इजराइल के कब्जे में थी और वहाँ पर चुनाव नहीं होते थे। अब वहाँ पर पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी के नेतृत्व में चुनाव हुए और 5 वर्ष बाद इनकी बैठक पुनः होनी थी। और वो बैठक के बाद में इनका, जो कि कैंप डेविड 2000 के नाम से जानी जाती है, उस बैठक में इन लोगों के बीच में समझौता होना था। अब अपन आते हैं कैंप डेविड सेकंड, क्योंकि कैंप डेविड फर्स्ट 1978 में हुआ था। इसे कैंप डेविड सेकंड कहा जाता है। कैंप डेविड सेकंड में जो बातचीत असफल हो गई, यानी पीएलओ या पीएनए, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी और इजराइल के मध्य में, और पीस प्रोसेस पूरी तरह इन दोनों के बीच में कैंप डेविड सेकंड 2000 के द्वारा ब्रेकअप हो गई। यानी कैंप डेविड 2000 में जो पीस की बातें होनी थी, जो ओस्लो समझौते के अंतर्गत की गई थी कि 5 साल बाद फिर मीटिंग करेंगे, वो डंप हो गई। अब इनके सेकंड इंसिफिदा 2000 से 2005 तक हुआ। जैसे ही कैंप डेविड की बात असफल हुई, इसका कारण था इजराइल, उस समय इजराइल के प्रेसिडेंट थे एहूद बाराक। ये 1000 सुरक्षा कर्मियों के साथ में टेम्पल माउंटेन पर चले गए थे। उल्लेखनीय कि टेम्पल माउंटेन एक पवित्र स्थान है ज्यूइश लोगों और मुस्लिम लोगों के लिए। इस कारण से पैलेस्टाइन लोगों में गुस्सा फूट गया और वायलेंस की शुरुआत हो गई। इस समय फर्स्ट इंसिफिदा से ज़्यादा लोग मारे गए, 1000 इजरायली मारे गए और 3200 यानी 3200 पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीनी मारे गए। यह वायलेंस 5 वर्षों तक चला। इजराइल में कंटिन्यूअस वे में बम्बारिंग होती रही। विशेष रूप से पैलेस्टाइन लोग इजराइल की बसों को पर बम्बार्ड करते थे। इससे तमाम नागरिक मारे गए। फिलिस्तीनियों ने 2005 तक आतंकवादी घटना करके इजराइल को जड़ सहित हिला दिया। अब पॉइंट मैंने दिया है आफ्टर द इंसिफिदा। इस इंसिफिदा के बाद इजराइल ने अपनी नीतियों को जड़ से बदल दिया। कारण था, इजराइल सरकार की समझ में यह आ गया कि अगले कुछ वर्षों तक इस कॉन्फ्लिक्ट को टाला नहीं जा सकता। दूसरी ओर इजराइल में भी एक राजनीतिक बदलाव देखा गया और वो राजनीतिक बदलाव था नेशनलिज्म का।
वो नेशनलिज्म इस प्रकार का था कि जो राष्ट्र की बात करेगा वही पार्टी में जीतेगा, और यहां तक लोग बढ़ चढ़कर राष्ट्र की बात करने लगे और वही व्यक्ति इजराइल में जीत का आने लगा। अब इजराइल का ध्यान केंद्रित हो गया मैनेजिंग पर। क्यों? ये सॉल्व प्रॉब्लम तो होगी नहीं, यानी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं, इसलिए इजराइल ने अपना दिमाग केंद्रित कर दिया हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेज किया जाए। और इसके तहत इजरायली सेटलमेंट थे गाया पट्टी में। सेटलमेंट में आपको पहले बता चुका हूँ कि 4 लोगों ने ज़मीन खरीदी A, B, C, D से, और इनके बीच में इसका क्वार्टर खरीद लिया, इसका क्वार्टर और इसका क्वार्टर। इनके बीच में जो रास्ते थे, मतलब रास्ते क्या, उनके जो मकान थे उन लोगों को भगा दिया, तारबंदी कर ली और बाउंड्री बनाकर अपना सेटलमेंट कर लिया। यही सेटलमेंट था। और जो लोग रह रहे थे ये 8,000 से 10,000 लोग थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया और इजराइल ने अपनी आर्मी से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इजरायलियों को पता था कि फ्यूचर में समझौता होगा और गाया पट्टी इजराइल में शामिल होने वाली नहीं है। जैसे ही गाया पट्टी से इजरायली सेना हटी, कुछ समय बाद वहाँ पर चुनाव हुए और एक संगठन बना हमास। हमास की फुल फॉर्म है हरकत अल मुकामहा अल इस्लामिया, यानी इस्लामिक रेजिमेंट मूवमेंट। ये संगठन बना और हमास भी ये टेक्निक सीख गया कि इजराइल के अंदर जो राष्ट्रवाद की बात करता है वही व्यक्ति जीतता है। तो हमास ने भी राष्ट्रवाद की बात करने लगी, बढ़ चढ़कर ये कहने लगा कि इन इजराइलियों को हम अपनी भूमि से निकाल कर ही अंतिम सांस लेंगे। इस तरीके से हमास जो है पुख्ता होता चला गया। यासर अराफात का PLO था, हमास बना। और यासर अराफात की इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि PLO की जो सहायक पार्टी थी वो फतह पार्टी थी, और PLO ने फतह पार्टी हमास को सरकार में भाग लेने से मना कर दिया। यद्यपि फतह पार्टी ने बाद में हमास को संग में लिया, लेकिन वो मामला ज़्यादा दिन तक चला नहीं और हमास ने गाया पट्टी से फतह पार्टी को निकाल कर फेंक दिया। अब फतह पार्टी गाया पट्टी पर अपना अधिकार कर लिया और पूरी तरह फतह पार्टी को वहाँ से निकाल दिया। परिणाम यह हुआ कि इजराइल में गाया पट्टी की ब्लॉक लगा दिए, यानी एक तरीके से ब्लॉकेडिंग कर दी। यानी गाया पट्टी जो कि पश्चिम में बैठती है, यहाँ पर इजरायली सेना ने अपने वो लगा दिए, सैनिक लगा दिए। और सैनिक लगाने के बाद में वहाँ पर कोई भी बंदा जाएगा तो उसे इजरायली सेना से पूछ के जाना पड़ेगा। और गाया पट्टी चूँकि उधर की साइड से रास्ता नहीं है और गाया पट्टी में बेरोजगारी छा गई, हमास पार्टी ने आतंकवादी घटनाएं शुरू कर दी, विकास हुआ नहीं, स्कूल डंप हो गए, बच्चों की शिक्षाएं बिगड़ती गई। इस तरीके से गाया पट्टी का क्षेत्र काफ़ी सुकड़ता गया। हमास ने 2008 में, 2012 में, 2014 में और 2021 में अभी लड़ाइयाँ लड़ी। जेनेवा कन्वेंशन में ये आता है, जो देशों के बीच में एक समझौता हुआ जेनेवा कन्वेंशन का, कि कोई भी सिविलियन होगा, किसी भी देश की आर्मी होगी तो सिविलियन के ऊपर बमबार्ड नहीं करेगी। इन इजरायली सेना और हमास ने इन चीज़ों का उल्लंघन किया और सिविलियन को, जैसा कि आप देख रहे होंगे, वर्तमान में टारगेट बना रहे हैं।
अब प्रश्न आता है कि इनके बीच में मेजर इशू क्या थे। मेजर इशू एक तो स्टेटस ऑफ जेरूसलम है, दूसरा पैलेस्टीन रिफ्यूजी हैं, तीसरा है सिक्योरिटी इशू है, और इस तरीके से वेस्ट बैंक है, ये इत्यादि इनके बीच में मेजर इशू हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। अब आपने देखा होगा कि तमाम देश कल हमारे भी यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का प्रतिनिधित्व टी.एस. त्रिमूर्ति कर रहे हैं, और इन्होंने एक बात कही, और वो बात ये थी कि हमास ने जो अटैक किया है वो गलत किया है और हमास को पहले से कदम नहीं उठाना चाहिए था। इन्होंने कहा शेख अकाबा के स्टेटस को मेंटेन किया जाए और 2 स्टेट सिस्टम जो कि भारत पहले से मानता, भारत की फॉरेन पॉलिसी में यूएनओ ने भी यही प्रस्ताव रखा था 2 स्टेट सॉल्यूशन का, वो भी अपनाने की बात कही है। भारत ने इजराइल का इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से कोई अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई साथ नहीं दिया है, और ये एक इसमें 2 कारण होते हैं। एक कारण है इंटरनेशनल पॉलिसी से जुड़ा हुआ कारण है, दूसरा क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिसी में हम जानते हैं कि भारत के संबंध अरब देशों से भी हैं, ईरान से भी हैं, और भारत के संबंध यूएई से भी हैं। तमाम देशों से भारत के मधुर संबंध है, इसलिए भारत ने अपना तटस्थता का रूल पालन किया है। दूसरा एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम का भी मामला है, जैसा कि कल हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कल तमाम पैलेस्टीन के पक्ष में मामला बना था, लेकिन उसको प्रशासन ने वहीं के वहीं दबा दिया। इस तरीके से 2 मेजर इशू थे भारत के पास में। अब लोगों को मन में तीसरे विश्व युद्ध की शंका बैठती जा रही है। कल सबसे दुखद बात ये रही कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें अपने समर्थन देने वाले 25 देशों का आभार व्यक्त किया था, उसमें भारत का तिरंगा नहीं था। अब आता है कि ये असल में आयरन डोम सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम क्या है इसको देखना है। आयरन डोम सिस्टम में इसको हम आयरन कवच के नाम से जानते हैं, और आयरन कवच तो आपको मालूम ही है कि कोई कवच जब लग गया तो कवच सब तो कवच ही है, और उसमें सुरक्षा से संबंधित वो मामला होता है। कवच का मामला जब सुरक्षा से संबंधित होता है तो अब हमको समझना पड़ेगा कि आयरन डोम क्या है। इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि राडार क्या होता है। राडार की फुल फॉर्म मैंने जैसा लिखा है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग राडार वेव्स को जनरेट करने का काम करता है मैग्नेट्रॉन, और राडार को फैलाता है एंटीना, और राडार का जन्मदाता थे रॉबर्ट वाटसन, और राडार का प्रारूप पेश किया था टेलर और यंग ने। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा या कहीं किताब में पढ़ा होगा कि जब चमगादड़ फंसे आता है कमरे में तो उसका निकलना मुश्किल होता है। तो चमगादड़ क्या करता है कि रेडियो वेव्स को यानी अल्ट्रावायलेट रेज को वो रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद में जब वो फेंकता है अल्ट्रावायलेट रेज से को, और वो अल्ट्रावायलेट रेज टकरा कर
यह उसकी त्वचा पर आकर अल्ट्रावायलेट रेज कह रहा हूँ, मतलब पराध्वनिक तरंग है, अल्ट्रासोनिक ना कि अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासोनिक रेज जो टकरा कर उसके बॉडी से लगती है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये विघ्न आ चुका है। तो इसलिए फिर वो दूसरी साइड में अल्ट्रासोनिक रेज फेंकता है, फिर वहाँ से भी नहीं निकल पाता क्योंकि उसकी वेव्स आकर उससे टकरा जाती है, और फिर वो तीसरी साइड में अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकता है, वहाँ से भी नहीं निकल पाता क्योंकि वो वेव्स आकर टकरा जाती है उसकी बॉडी पर। फिर वो चौथी साइड में चौथी साइड में अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकता है, और वहाँ से उसकी तरंगें निकल जाती हैं और वो चमगादड़ निकलता हुआ चला जाता है। और इसी में हम देखेंगे कि ये सपोज कीजिए कि इजराइल का क्षेत्र है, ये इसका सुरक्षा कवच बनाया गया है, ये दुश्मन की मिसाइल है, ये इसके 3 पार्ट हैं, यानी आयरन डोम सिस्टम के 3 पार्ट हैं। डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार, यानी इसका प्रयोग रडार में हो गया, यानी इसका प्रयोग जब रडार में हुआ तो रडार को रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग अभी हमने कहा था। अब उसको हमें समझना है कि इसमें रेडियो वेव्स को इसने उत्पन्न किया, और उत्पन्न करने के बाद इस रास्ते से इसको इस जाने दिया, और यहाँ पे देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये वेव्स क्या होती है कि इसी को द्वारा मिल जाती है और उस ऑब्जेक्ट को ये तलाश से लेता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या राडार में बादलों की वजह से भी दिक्कत आती है? तो जी नहीं, बादलों की वजह से कोई दिक्कत नहीं आती। तो प्रश्न आता है कि राडार में कोई पंछी या कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि बर्फ का गोला गिर रहा है यानी ओले गिर रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है? तो इसका जवाब होगा हाँ, आती है, लेकिन वो साधारण रडार होते हैं। जो मिलिट्री बेस्ड रडार होते हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी के बने होते हैं, इसलिए इनमें इन सब की दिक्कत नहीं आती। अब इसने इसको डिटेक्ट किया और इसके ट्रैक को पता लगाया। ट्रैक कैसे? कि इसने देखा कि ये दुश्मन की जो मिसाइल लगी हुई है, इसने एक यूं करके हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, और एक जिस एंगल पे ये आ रहा है, यानी एक तरीके से हम देखें तो ये एक इसने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, और एक ये लाइन जिससे कि ये गोला निकल रहा है इसको देख लिया, और इस एंगल का इसने पता कर लिया कि कितने डिग्री का कोण है। इसका काम, पहली मशीन का काम केवल डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग द रडार है, ये ट्रैकिंग रडार से कर रही है। तो इसने ये वाले एंगल को पता कर लिया, यानी कोण को पता कर लिया कि किस डिग्री पे ये जा रही है। अगर ये इसको फिर इसने वेव्स के द्वारा, जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, इस वेव्स के द्वारा यहाँ पे दूसरी मशीन लगी है, इसे हम कहते हैं बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल। इसने इसको दे दिया और इसने देखा कि ये वहाँ, इसने ये निर्णय लिया इस मशीन ने कि क्या ये गोला हमारे एरिया को छूता हुआ तो नहीं निकल रहा, यानी इस इजराइल को छूता हुआ तो नहीं निकल रहा। इसने देखा कि नहीं, ये इजराइल को छूता हुआ नहीं निकल रहा है, तो इसने इस तीसरे सिस्टम मिसाइल फायरिंग यूनिट को नहीं बताया, और मिसाइल फायरिंग यूनिट यूं ही निकलती रही, मतलब खड़ी रही, और ये वाला गोला इसकी रेंज से बाहर चला गया। तो ये सिस्टम। दूसरा सिस्टम कि बाई चांस की बात है कि ये वाला गोला अगर इस मशीन को डिटेक्ट कर लिया, इसने इसको दे दिया, इसने क्या किया कि इमेजिनेशन में अपने आंकड़े लगाए, और आंकड़े लगाने के बाद ये पाया कि ये गोला वास्तविकता में इजराइल के अंदर तो नहीं गिर रहा, तो इन्होंने पाया कि इजराइल के अंदर गिर रहा है। तो इसने तुरंत बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ने तुरंत इस गोले को, इसकी जानकारी को, ये गोला कहाँ गिर रहा है इसकी जानकारी को दे दी आपके मिसाइल फायरिंग यूनिट को। मिसाइल फायरिंग यूनिट को जैसे इसने अपनी जानकारी दी, ये मिसाइल फायरिंग यूनिट ने तुरंत एक्टिव हो गई
और एक्टिव होने के बाद में इसने यहाँ से ये गोला, अपना जो गोला है ये फेंका, और फेंकने के बाद इस गोले की खासियत होती है कि उसके नज़दीक आने के बाद उससे टकराएगा नहीं, बल्कि उसमें अपने को फाड़ देगा, अपने में विस्फोट कर देगा। जब वो अपने में विस्फोट कर देगा तो ऑटोमेटिक ये गोला फट जाएगा, और फटने के बाद में इसकी स्थिति तुरंत ये हो जाएगी कि इजराइल सिक्योर हो जाएगा, और सिक्योर हो जाने के बाद में इजराइल पर कोई आपदा नहीं आएगी। ये सिस्टम जो है 90% तक सक्सेस था, इसलिए इसे हमने कहा था आयरन डोम सिस्टम। आयरन मतलब लोह, और डोम आपने देखी होगी गुम्बद होती है, और गुम्बद के अंदर जो कुछ होती है तो गुम्बद का बाहरी कवच उसे बचाता है, इसलिए हमने इसको डोम को कवच नाम दिया, और उसके बाद में इसने उसको बचा दिया। इसमें अब प्रश्न आ सकता है कि आयरन डोम सिस्टम में ये वाली मशीन जो है मिसाइल फायरिंग मशीन, इसने कौन सी मिसाइल को दागा, तो वो मिसाइल थी तामीर, TAMIR। ये मिसाइल तामीर थी, और इसकी खासियत है कि यह मिसाइल जो है 70 से 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक के ऑब्जेक्ट को मार गिराने में सक्षम है। यह किसी को आपस में कोलैप्स नहीं कराती है, बल्कि उसको ये महसूस कर लेती है कि यह हमारे नज़दीक आ गया, और यह अपने अंदर विस्फोट कर देती है। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि अपने को विस्फोट करेगी तो सामने वाला सिस्टम भी धराशायी होगा। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ चुका होगा, फिर भी कुछ समझ में रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम के विषय में कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसका जवाब दूंगा। और आज ये अंतिम वीडियो था इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर। मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए, जब आपने अगर पूर्व के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देखें, तभी इस वीडियो को देखें और आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को, रोज की तरह मैं एक बात कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दिव्य प्लेटफॉर्म से मैं राजीव शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद।